फौजी हैं जिनकी आत्मा आज भी आती है, उनको मीटिंग्स में उनके लिए चेयर भी छोड़ी जाती है। ये देख लो, ये होता है वहाँ पर, रोंगटे खड़े हो जाते हैं आज भी ये सोचकर सर कोई बंदा घूम रहा होता है, सर उसके हाथ में एक लालटेन भी होती है, उस जगह पर आज भी बदलू राम दिखाई देते हैं, मतलब सबको दिखाई देते हैं। एंड वो इस पूरे के पूरे पोस्ट को गार्ड कर रहा है और आज तक उस पोस्ट के ऊपर अटैक नहीं हो पाया। फौज में तो हर रिलीजन के लोग होते हैं। फौज में कितने मुसलमान हैं बताओ? हिंदू देवी देवता के नाम पर कोई ऑपरेशन चलता है। जो अपने देश के लिए नहीं सोच सकता वो अच्छा मुसलमान कैसे हो? ऑपरेशन महादेव, इसको लेकर सवाल उठे। मैं तो आपके ऊपर सवाल उठा लेता हूँ। चीन के अधिकार क्षेत्र में आखिर कैलाश मानसरोवर कैसे चला गया? मुंहफट तौर पर बोला जाए, नेहरू वेंट रॉन्ग इन असेसमेंट। आई एम सॉरी मिस्टर नेहरू, आपने हमें पिटवा दिया। लेकिन चाइना का इसमें क्या इंटरेस्ट है? चाइना की दुश्मनी हमारे से फौज से दुश्मनी नहीं है, हिंदुओं को एक आघात पहुंचाया जाए। भारत ने आखिरकार क्यों इसे चीन का हिस्सा मान लिया? जब आप ऐसे करते हैं ना, हाँ, तो आप एक तरह से मानते हैं ना कि आप कमजोर हैं। हाँ, क्योंकि मैं और मेरा फौजी और मेरा सैनिक सिर्फ एक ही चीज के लिए जिंदा है, मुझे कब मरना है। हमारे यहाँ मरने की होड़ लगी हुई है। आपको लगता है कि कई बार एक टूल की तरह वो भारत के लिए भी चाइना इस्तेमाल करता है? तो भाई साहब, कनाडा की एक सिटी को खालिस्तान बना के दिखाओ, मैं वो भी अलाउ नहीं करूंगा। आज की तारीख में पाकिस्तान मानता है बलूच इज अ वेरी गुड फ्रेंड। पॉसिबल है कि भविष्य में कभी भी भारत उस पूरे इलाके पर अपना क्लेम करता है? फिर बोलना ही क्यों कि कैलाश मानसरोवर मेरी छाती की चीज है। कारगिल में मैंने 528 आदमी खोए, मेरे अपने साथी खोए। मैं शायद 529वां होता तो शायद मैं ज्यादा लकी होता। तो मुझे बड़ा दुख होता है, मेरे आंसू आते हैं आंखों में। दसियों ऐसे हैं जिनके पेट में दाएं बाएं वो छर्रे अभी भी हैं। और कभी कभी गुस्सा आता है कि जब वो पूछ लेते हैं एयरपोर्ट पे मेटल डिटेक्टर पे कि व्हाट आर यू कैरिंग, बड़े दुख से बताना पड़ता है आई एम कैरिंग बुलेट्स। बोले यस, इनसाइड माय बॉडी। जहां आपको लगा कि ये एक बड़ा चैलेंज है फौजियों के लिए, आपने शायद बहुत बड़ी गलती कर ली अपने देश के लिए, जिसका खमियाजा हम आज भी उठा रहे हैं। आपका सबसे फेवरेट युद्ध घोष क्या है? पहली बार जिंदगी में किसी ने हम पाकिस्तान से, फिर उस समय पाकिस्तान की लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। फिर वहाँ माँ बहन भाई से ही चलती है बात। मैं मारने नहीं जा रहा हूँ, मैं इसकी वो करने जा रहा हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। आज हम बात करेंगे कैलाश मानसरोवर की। आध्यात्मिक महत्व तो हम सभी जानते हैं, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से भी इसकी इम्पोर्टेंस को हम समझने की कोशिश करेंगे, जो अब चीन का हिस्सा है। लेकिन किसकी गलती थी कि चीन के अधिकार में ये चला गया? क्या आने वाले समय में भारत कैलाश मानसरोवर को अपने अधिकार में ले सकता है? इसके अलावा बात ऑपरेशन महादेव की भी करेंगे। खुफिया ऑपरेशन का नाम महादेव रखने पर सवाल क्यों हो रहे हैं? हिंदू देवी देवताओं के नाम पर आखिर क्यों रखे जाते हैं खुफिया ऑपरेशंस के नाम? कई चौंकाने वाली बातें आज आपके सामने रखेंगे। मेरे साथ आज के इस पॉडकास्ट में हैं इंडियन आर्मी के रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह। कर्नल शैलेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट पर। जय हिंद, नमस्कार गायत्री जी। आपसे ज़्यादा मुझे खुशी हो रही है कि आपके साथ मैं कनेक्ट हो रहा हूँ इतने समय बाद और इतने अच्छाई से। आई एम श्योर आपका शो आपकी स्माइल से ज़्यादा हिट होता होगा, विजिटर से नहीं होता होगा। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला सवाल मैं कैलाश मानसरोवर को लेकर ही पूछूंगी, बिकॉज कैलाश मानसरोवर उसको लेकर बहुत सारी बातें हैं जो जिस पर डिस्कशन भी होता है। लेकिन मेरा पहला सवाल यही है कि चीन के अधिकार क्षेत्र में आखिर कैलाश मानसरोवर कैसे चला गया? ये स्टोरी क्या है? बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जी। कैलाश मानसरोवर कभी भी ना तो कहने के लिए चीन का था, कहने के लिए आज भी कहा जाता था ना चीन का है। ये तिब्बत का पार्ट होता था। और तिब्बत को कैसे गया ये ज़्यादा बड़ी बात है जी। उस समय एक किंग होते थे, दैट वाज द किंग ऑफ नेपाल। उन्होंने ये एरिया डॉरी की गिफ्ट में किंग ऑफ तिब्बत को दिया था। ओके। ये एक्चुअल हिस्ट्री इसकी ये है। और वहाँ से ये तिब्बत का पार्ट बना। अब तिब्बत को जब टेक ओवर किया चाइना ने, तो चाइना ने इसको भी ले लिया। तो ज़्यादा बड़ी बात ये होगी कि चाइना का एक पुराना जो उसूल रहा है कि अपने आप को एक्सपैंड करो, ज़मीन पर कब्जा करो, जिस ज़मीन पर कब्जा ना हो पाए उसके ऊपर अपना कब्जा क्लेम करो।
Okay. चीन एक ऐसा कंट्री है, वो ये भी कह सकता है कि श्रीलंका हमारा पुराना पार्ट है, कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? और उसका जीता जागता उदाहरण क्या है? अरुणाचल पर चीन बोलता है ना कि ये हमारा है, हाँ। कब्जा क्यों नहीं करता? क्योंकि हम करने नहीं देंगे। Yes. लेकिन वो अपना तरफ से उसका नाम भी बदल देता है, उसके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका नाम बदल इवन देता है, नक्शे में भी चेंज कर देता सब है। चीजें, सब चीजें आप देखेंगे कि भाई आज नहीं तो कल, आज से 100 साल बाद जब ये हिस्ट्री में आएगा तो बोल पाएंगे नहीं जी हम तो 100 साल से इसको अपना पार्ट दिखा रहे हैं, ये तो भारत नहीं करने दे रहा, छोड़ नहीं रहा। सो वैसे ही जब कैलाश मानसरोवर की बात करते हैं आप, तो ये अपने आप में एक राइट समझा है चाइना ने कि अगर हमने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया है, मिलिट्री ऑक्यूपेशन किया है, उसको सो कॉल्ड कह लीजिए जीत लिया है, तो ये जो इसका जो भी पार्ट था वो भी हमारा ही है। और उससे एक बड़ी चीज ये भी आती है कि तिब्बतियंस के लिए, बुद्धिस्ट, इंडियंस और ये जो रिलीजन्स हैं, इनके लिए इस कैलाश मानसरोवर की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, आस्था का सवाल है। वो भारत के लिए भी है। तो मैंने कहा ना हिंदुइज्म, जब मैं भारत की बात करता हूँ तो मैं भारत की बात हिंदुइज्म से करता हूँ, हिंदुस्तान के लिए। जो हिंदुस्तानी है उसके, बुद्धिस्ट के लिए, बुद्धिस्ट हो सकता है किसी और कंट्री में भी हो, हिंदुस्तान का हिंदू कहीं भी हो सकता है, आस्था उसकी बहुत तगड़ी है। सो वहाँ चाइना ने एक अच्छी स्ट्रैटेजी रखी कि अगर तिब्बत में कैलाश मानसरोवर को मैं रखता हूँ तो लोगों की आस्था के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा जो तिब्बतन है। हालांकि तिब्बतन आज भी प्रोटेस्ट करते हैं, उसकी एग्जाइल गवर्नमेंट हमारे यहाँ धर्मशाला में भी आज भी एग्जिस्ट करती है। तो अगर आप ओवरऑल देखें, एक उनके अपने लिए, चाइना के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। हालांकि बड़ी ही नकारात्मक परिस्थिति है ये एक अपने आप में, जो एंटी ह्यूमैनिटेरियन भी है, कि आप लोगों को उनकी आस्था को ब्लैकमेल करने के लिए आप इस जगह को ऑक्यूपाई कर कर बैठे हुए हैं। सो चाइना की एक अच्छी खासी इसके पीछे स्ट्रैटेजी है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ना वो चाइना का था, ना है, और मेरे हिसाब से ना रहना चाहिए, क्योंकि ये तो एक नेपाल के राजा की टेरिटरी थी, उसने गिफ्ट करी थी एज अ डॉरी अपनी बेटी की शादी में, और आप देख लीजिए कहाँ से बात कहाँ पहुँच गई। पर लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो ये पंचशील समझौता क्या था, और भारत ने आखिरकार क्यों इसे चीन का हिस्सा मान लिया? अप्रैल 29, 1954 में पंचशील समझौता किया गया था। इंडिया और चाइना के दोनों के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने ये काम किया था। दोनों के दोनों पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने ये किया। हालांकि नेहरू जी की बात कर रहा हूँ, और जो मतलब मैं एक्चुअली ना वो कंट्रोवर्सी सी हो जाती है पॉलिटिकल कि नेहरू जी का नाम लेना जरूरी है नहीं। मैं कहता हूँ वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, एंड एज अ प्राइम मिनिस्टर दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता कि कौन प्राइम मिनिस्टर है, बट मेरे देश का कोई प्राइम मिनिस्टर है, अथॉरिटी है। उन दोनों ने अगर कुछ किया है, अब अगर उसका आज आकलन करें, कहीं ना कहीं हमारी उंगली दबी हुई होगी। अदरवाइज इस तरह का समझौता आज के इवैल्यूएशन में हमारे लिए किसी भी तरह से बेनिफिशियल नहीं है, हमारे खिलाफ जाता है एक तरीके से। क्योंकि अगर आप पंचशील को देखें तो शायद उस समय देश के प्राइम मिनिस्टर के पास फीडबैक रही होगी, इंटेलिजेंसिया ने बात करी होगी, जो भी कह लीजिए, लेकिन ये बात ज़रूर आई होगी कि अगर, जैसा हमारे फौज में भी कहते हैं, अगर आप जिस दुश्मन को तोड़ नहीं सकते उसके साथ जुड़ जाओ अंदर और उसके बाद तोड़ो। सो उस समय की पॉलिसी शायद ये रही हो कि देखिए हम इस समय चाइना से पार नहीं पा सकते। 54 में हमारी शायद काबिलियत इतनी ज़्यादा नहीं थी, हमारी नब्ज दबी हुई थी, उंगली दबी हुई थी कि भाई कहीं कल ये कोई और एरिया हमारे ऊपर ना अटैक कर दे, कुछ ना कर दे। उसके बावजूद देखा है हमने कि 61 में अटैक तो हो ही गया। कहा जाता है कि उस वक्त भी गवर्नमेंट के अंदर भी कई ऐसे पार्लियामेंट्री मेंबर्स थे जिनकी तरफ से विरोध हुआ था। नहीं, विरोध देखिए, डेमोक्रेसी का हमें एक ही फायदा है कि विरोध हुआ। ये तो वही वाली बात है, एक्साइ चिन का जब पूरा एरिया जा रहा था तब भी ये बात उठी थी कि पटेल साहब ने या किसी ने कहा था नेहरू जी को, जब नेहरू जी ने कहा कि यहाँ पर एक कोई ग्रास का एक पार्ट भी नहीं उगता, तो कहने को फिर किसी ने मजाक में कहा, सीरियस कहा, लेकिन बड़ी अच्छी बात कही। बोले सिर पर बाल तो आपके भी नहीं है, तो आपको भी क्या सिर हाजिर कर देना चाहिए चाइना को। एक बड़ी कायदे से बात करी गई कि ये बात नहीं होती है कि वहां पर कुछ उगता है या नहीं उगता है, पर ये मेरे देश का इलाका है, ये मेरे देश का पार्ट है। मैं इस तरह अगर पार्ट देता चला गया
तो क्या होगा? तो फिर आप कहाँ जाएंगे? सो अगर हम इस बात को बड़े मैच्योरिटी के साथ देखें तो जैसे पंचशील में 5 एग्रीमेंट्स थे बेसिकली कि चलिए जी, एक है हम को एग्जिस्ट अच्छा करें। क्यों? क्योंकि शायद उस समय नेहरू को या हमारे सो कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपने कंट्री के, उनको ये लगा होगा कि कहीं ना कहीं चाइना हमारे ऊपर हावी ना हो जाए, तो को एग्जिस्टेंस की बात कर दी कि हम पीसफुल को एग्जिस्टेंस करें, हम कुछ अच्छा ट्रेड करें, हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट का मतलब होता है टेरिटोरियल रिस्पेक्ट करें, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा था कि आपने तिब्बत के ऊपर अटैक कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो कहीं ना कहीं इंडिकेटर इंटेलिजेंस हमें भी मिली होगी कि आज नहीं तो कल हम भी थ्रेटन्ड है। ये एग्जैक्ट अगर एग्जांपल दूं, ट्रंप के जो सैंक्शंस हैं और टैरिफ्स हैं वो काफी टाइम से इनफेमस है। हमारे पास इस तरह की खबर रही होगी कि आज नहीं तो कल ये हमारे ऊपर भी आ सकते हैं, और आपने तैयारी करी होगी। अगर तैयारी करी होगी तो आप सेल थ्रू कर जाएंगे, तैयारी नहीं करोगे तो शायद आप घुटने पर आ जाएंगे, आपका ट्रेड। इसीलिए अगर आज मैं जिम्मेदारी से कहूं कि इस गवर्नमेंट का एक क्रेडिट जाता है कि हमारा ओवरऑल ट्रेड का सिर्फ 11% ट्रेड अपने आप में अमेरिका के साथ होता है। इसका मतलब 89% की ताकत मेरे पास है। एक बात, 11% एक सेकंड के लिए ट्रेड रुक भी जाता है तो उस 11% को मैं 89 में बराबरी से बांट सकता हूं, तो शायद मैं सेल थ्रू कर जाऊं। तो हमने अपनी ओवरऑल टोटल डिपेंडेंस कभी भी यूएस के ऊपर नहीं रखी, हालांकि स्कोप रहा होगा लेकिन हमने यूज नहीं किया। तो अगर इसी चीज को उन दिनों में अगर नेहरू ने और उनके एडवाइजर्स ने अनदेखी कर दी एक तरीके से मैं कह सकता हूं, तो वहां से एक हमारा इंडिकेटर अनफॉर्चुनेटली ये मिला कि शायद नेहरू या इंडिया कमजोर है। और इसीलिए आपने देखा कि बाद में चाइनीज ने अटैक भी किया पंचशील होने के। हम पंचशील गाते गए, हम हिंदू चीनी भाई भाई गाते गए, और उन्होंने अटैक नहीं कर लिया, उन्होंने तो जमीन ऑक्यूपाई कर ली। मैं इसलिए अगर मैं वही पूछ रही हूँ कि अगर हम आज की परिस्थितियों को देखें तो आपको लगता है कि वो एक रणनीतिक भूल थी? नहीं, देखिए, अगर आप 5 पंचशील के 5 एग्रीमेंट को देखें, अगर उसको कोई ऑनर करता तो उसमें एक ये भी था नॉन एग्रेशन, कि आप एक दूसरे की टेरिटरी में कभी भी एग्रेशन नहीं करेंगे, आप पीसफुल कोएग्जिस्टेंस रखेंगे, आप आपस में इक्वालिटी ऑफ राइट रखेंगे, आप उसमें म्यूचुअल बेनिफिट और पीस से रिलेटेड चीजों को रखेंगे। तो वर्ड समझने के लिए अगर आप जानना चाहें तो वर्डिंग्स तो अच्छे हैं। आपने कोई लड़ाई होने से पहले ही ये सोचा कि नॉन एग्रेशन होगा, लेकिन इसी चीज को चाइना ने एक्सप्लॉइट किया कि आप कमजोर हैं, तभी आप ये मांग रहे हैं ये सारी चीजें। भाई अल्टीमेटली आज भी हम बोलते हैं ना कि ऑप सिंदूर में सीज फायर किया। सीज फायर कौन मांगता है? जो हार रहा होता है। जो जीत रहा होता है वो सीज फायर नहीं मांगेगा। अगर हम कन्विंस हैं कि हम जीत रहे थे, हम उनके 13 एयरफील्ड को मार रहे थे, 8 टेररिस्ट कैंप को मार रहे थे, रडार स्टेशंस को मार रहे थे, एयर डिफेंस को मार रहे थे, और ये बात हम ही नहीं कह रहे, पाकिस्तान एक्सेप्ट करता है कि उनके मिसाइल सिस्टम फेल हुआ, एयर डिफेंस बिल्कुल एलिमिनेट हो गया, तो इसमें हार कौन रहा था? और इतनी तेजी से कौन हार रहा था? पाकिस्तान हार रहा था। तो सीज फायर मैं क्यों मांगूंगा? यस, पब्लिक की डिमांड बोली जा सकती है कि हमने क्यों दिया ये सीज फायर, वो हमारे ऑब्जेक्टिव अलग थे। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी तेजी से ये घुटने पर आ जाएगा। हमें तो फायदा हो जाता, लेकिन फायदे के साथ साथ ये मानना पड़ेगा कि एक इकोनॉमिक कॉस्ट होती है लड़ाई की, वो आपको अदा करनी पड़ेगी जीतने के बावजूद। अगर आज की तारीख में अमेरिका बोले कि मैं यूक्रेन में हथियार देकर रूस के खिलाफ जीत रहा हूं, इट इज एट अ वेरी हैवी कॉस्ट। अगर आज अमेरिका बोले कि मैं इजराइल का सपोर्ट कर रहा हूं कि जहां उसको मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया हुआ है, अब एक मिसाइल अगर है तो आज की तारीख में उसकी 25% से ज्यादा मिसाइल बची नहीं है उसके अपने लिए। तो अब आप बताइए क्या होगा? सो मुझे लगता है यही सिस्टम रहा होगा उस समय का, कि किसी ने सोचा जरूर था कि हम कोएग्जिस्ट कर पाए, पीसफुल रह पाए, नॉन एग्रेशन कर पाए, लेकिन इसका एक इंडिकेशन ये मिलता है जो कि गलत भूल तो थी ना, मैं तो कह समझ नहीं पाए। तो मैं यही नहीं समझे होंगे। अरे क्या बात कर दी। आप किसी के साथ, मैं आपकी तरफ हाथ जोड़ के कहूं कि चलिए जी आज के बाद हमारे बीच में नॉन एग्रेशन होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि आपको लग रहा है, आपके अंदर एक कमजोरी दिखा रहे हो आप कि ये बंदा मेरे से ताकतवर है, तो ये भूल माननी पड़ेगी हम। बट उस समय के सर्कमस्टांसेस क्या थे उसको भी अगर ध्यान रखें तो सोचा शायद सही था
लेकिन उसमें आप ये नहीं सोच पाए कि क्या इस तरह का घुटने पर आना ये हमारे लिए अच्छा है, क्या हम कमजोरी दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं, और उसका रिजल्ट दिखता है कि चाइना ने आपके ऊपर अटैक किया। तो यस, अगर बॉटम लाइन निचोड़ निकाला जाए, शायद इंडियन गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम वेंट रॉन्ग, गलती हुई है, गलत हो गई, सोचा कुछ और था लेकिन कन्वे कुछ और हुआ। बड़ा सीधा सीधा मामला है कि इस तरह का एग्रीमेंट करने में हमने ये ज़रूर जाहिर किया कि हम कमज़ोर हैं। आपने उस कमज़ोरी का हाथ जोड़ के शायद कोई समाधान निकाला, पंचशील का, हिंदू चीनी भाई भाई का, काम नहीं हुआ। क्योंकि इवन अगर उस समय की बात करें तो वो मेजर होशियार सिंह की जो कंपनी थी, उसको पीछे से मैसेज तो यही आता रहा कि हिंदू चीनी भाई भाई। वो बता रहा है कि मेरे सामने चाइनीज आ रहे हैं, बोले नहीं हिंदू चीनी तो भाई भाई हैं, आ ही नहीं सकते। ये कमजोरी आ गई। सो आई थिंक देयर वी वेंट रॉन्ग, गवर्नमेंट वेंट रॉन्ग इन देयर असेसमेंट। वो अपने एक्शंस गलत कर पाई शायद, क्योंकि अगर आपने तब से कठोरता दिखाई होती तो शायद हालात, तब से जज्बा दिखाया होता। अदरवाइज आप बताइए, वो मेजर साहब जो है 100 आदमियों के साथ 3000 चाइनीज आर्मी के साथ कैसे लड़ गया, जबकि इक्विपमेंट हमारा इंफीरियर था। तो मैं कहूँगा नेहरू साहब, आपने सोचा, एक अच्छा सोच आपके तरफ से था, लेकिन उसका बॉटम लाइन रिजल्ट ये निकला, चाइनीज ने हमें कमजोर समझा, हमने अपने आप को कमजोर समझा। जब आप ऐसे करते हैं ना, तो आप एक तरह से मानते हैं ना कि आप कमजोर हैं। आज की तारीख में अगर हम एज अ कंट्री बात करें किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर भी आप हाथ जोड़ रहे हैं तो एक कमजोरी दिखती है। और हमारे यहाँ चालक है, हम कहते हैं हमारे यहाँ ऐसे करना अदब माना जाता है, लेकिन दूसरा इसे कमजोरी भी समझता है। क्यों? अगर आपको मनमोहन सिंह का याद हो कि वो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस को रिसीव कर रहे हैं और पूरा झुककर कर रहे थे, तो उसको कमजोरी बताया गया आजकल के ज़माने में। तो मेरा अपना आकलन है, अगर बॉटम लाइन मुंहफट तौर पर बोला जाए, नेहरू वेंट रॉन्ग इन असेसमेंट। वो गलत गए अपनी असेसमेंट में। उन्होंने अपनी कंट्री को एज अ कमज़ोर कंट्री दिखाया और वो प्रूव हुआ दोनों साइड। हम भी शायद यही फील करने लगे कि चाइना चाइना चाइना। आज की तारीख में ले में जो एग्रेशन हुआ था, हमने नहीं माना, हमने फौज खड़ी कर दी। हमने, उसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, हमने टैंक खड़े कर दिए। उसने बोला नहीं 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 नहीं, हमने एयरक्राफ्ट खड़े कर दिए। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, हमने अपाचे हेलीकॉप्टर अटैक ऑप्टर खड़े कर दिए। बोल तू क्या करेगा। हमने आज वो हथियार वहां खड़े कर दिए जो कि कभी आज तक हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में गए ही नहीं, कभी नहीं गए। आज वो हथियार वहां खड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है? हम तेरे से कमजोर हैं नंबर्स में। तेरे पास 5000 टैंक है, मेरे पास 3000 टैंक है, लेकिन पॉइंट ऑफ डिसीजन, आपसे अगर मेरी तनातनी हो गई तो मैं 2000 टैंक आपके सामने लगा दूंगा, मैं बाकी जगहें देख लूंगा। मुझे मालूम है पाकिस्तान मेरे साथ क्या कर लेगा। वही तो एक अकेला थ्रेट है ना। बोले पाकिस्तान को मैं अपने आप देख लूंगा। छोड़ दीजिए उसे BQMH, वो जिसने एक पूरी टैंक पलटन, जो बसंतर की लड़ाई है, पूरी की पूरी टैंक रेजिमेंट उड़ा दी। हमने कोई टैंक से थोड़ी ना उड़ाई थी, ये लोगों का जज्बा था। सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कमजोर होकर अपने आप को मजबूत करना आपका हक है, आपकी ड्यूटी है, लेकिन कमजोर होकर जाहिर करना और मान लेना, तो ये आपके अंदर, आपने शायद बहुत बड़ी गलती कर ली अपने देश के लिए, जिसका खमियाजा हम आज भी उठा रहे हैं कि चाइना अभी भी अपने आप को स्ट्रांग और सुपीरियर समझता है। मैं अपना चैलेंज देता हूं आपको, ये जहां जहां एग्रेशन हुआ है, लकीली मैं वहां था। भाई अगर तू इतना तगड़ा है तो अटैक क्यों नहीं करता? करना। भाई तेरे पास अगर 5000 टैंक है, मेरे पास 2000 है, कर, हम भी तो देखें क्या करेगा। अच्छा चलिए, एक और ताकत की आप जब बात कर रही हैं, कैलाश रेंज जो वहां की है अपनी ले वाली, चाइनीज उधर से चढ़ने शुरू हुए दूसरी अपनी साइड से। हमें पता चल गया कि वो मोबिलाइजेशन हुई है। हमने अपने यहां से चढ़ाने शुरू किए। हम पहुंच गए, तुम रह गए। हालांकि हम तो डिफेंड कर रहे थे, हम तो डिफेंस, लेकिन उस डिफेंस की फीलिंग में जो एग्रेशन आती है, जो अटैकिंग तो आप वो एक कदम नहीं लेते हो, फिर 3 कदम लेते हो आगे। फिर उस समय देखिए, दोनों तरफ से ताकत उतनी ही लगती है, थकान उतनी ही होती है, लेकिन ये जो जज्बा होता है ना कि नहीं, मैं तुझे तो नहीं ऊपर आने दूंगा, और हम चढ़ गए। उसके बाद से आपने देखा पेंगेंगसो से उन्होंने विड्रॉ किया, हमने तो नहीं किया पहले, उन्होंने पहले विड्रॉ किया।
ये जो दूसरी हमारी लड़ाई हो गई थी जगह पर जहां हमारे बिहार रेजिमेंट के लोग मारे गए, वहां क्या हुआ? तूने हटना था, तू हटा नहीं। हमारे लोग चेकिंग करने आए। अब एग्रेशन देखो कि उन्होंने देखा टेंट लगा हुआ है, उसका पिक एक्स लगा, उसने ले गए, एक लात मारी। अबे तुम निकले क्यों नहीं यहाँ से? एक दूसरे की लैंग्वेज तो नहीं समझते, लेकिन बॉडी लैंग्वेज समझ में आती है। उसने जैसी ही लात मारी, मारपीट हो गई। ठीक है भाई, हमारे 20 लोग मारे गए, कोई बात नहीं, शहीद माने गए, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हमने तेरा क्या हाल किया कि तू कभी आज तक डिक्लेयर ही नहीं कर पाया कि तेरे कितने मरे थे। एग्जैक्टली। और हम मरो का मैंने प्रूफ दिया था बाय द वे, आपके किसी टीवी चैनल पर लाइव, कि किसी ऑपोजिशन वाले ने कहीं बात करी, तब आपने कहा था 60 समथिंग। यस 60 आज मुझे याद आ रहा है वो चाइनीज। कि भाई साहब आप एक बात बताइए, इस एयरफील्ड पे जो उनकी चाइनीज वाली साइड में है, वो मेरे को नाम बोल रहा हूँ, कि चाइनीज वाली साइड जो है हेलीपैड पर एवरेज 6 से 8 हेलीकॉप्टर रोज आते थे और जाते थे। दैट वाज द ट्रैफिक। जिस दिन ये हुआ, अब आप सोचिए, जिस दिन ये हुआ 48 फ्लाइट क्यों आई तुम्हारी? इसका मतलब कुछ तो हुआ है ना। 6, 7, 10 हो जाते, 12 हो जाते, कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक दिन में ही आपकी 48 फ्लाइट आई। अब इसका बड़ा सीधा बात है, या तो कोई आपके यहाँ इंजर हुआ है इसलिए उसको ले जाना था, या किसी बेचारे की डेड बॉडी है उसको ले जाना था। कुछ तो करा होगा ना। अगर 48 क्या करनी थी? टाइम पास थोड़ी ना कर रही है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। टोटल 48 लैंडिंग हमारे यहाँ से गिनी गई थी। और चलिए मैं तो कह रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप आज भी बैकडेट जाकर एयर मूवमेंट के जो रिकॉर्ड्स हैं उस पर चेक करा लीजिए। कुछ पिक्चर्स भी मेरे ख्याल सामने मैं यही तो बता रहा हूँ आपको। सो ये जो ताकत वाली बात करते हैं ना जब हम, तो मुझे लगता है कि शायद पॉलिटिकली बोलना चाहे कि जी हम तो अहिंसा में विश्वास करते थे, बट अहिंसा ने आपको कभी ये भी नहीं सिखाया कि गांधी जी का वो कहना अच्छा था एक समय पर, एक थप्पड़ खाने पे दूसरा गाल ऑफर कर दो। ये कहना बड़ा अच्छी बात है। इसको दिखाता है अहिंसा। आप, मैं, मेरे बच्चे और मेरे फादर, अगर इसमें एक बंदा भी विश्वास करता हो तो आप बता दीजिए। सही बात। मैं कभी नहीं एक्सेप्ट कर पाऊंगा कि मेरी बेटी जाए और किसी से थप्पड़ खा कर आ जाए। मैं ये जरूर पूछूंगा, तूने क्या किया? बाद में जो होता वो देखी जाएगी, लेकिन तूने क्या किया? आई थिंक ये है, अगर नेहरू जी के टाइम से हमारा ये एग्रेसिव पोस्चर रहता, तो अहिंसा में हम विश्वास करते हैं कि हम नहीं मारेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पिट कर रहेंगे। दिस इज नॉट अहिंसा। एग्जैक्टली। मैं आपको नहीं मारूंगा, लेकिन आप अगर बात करती रहेंगी, बहुत अच्छी बात है। आप दूर क्यों जा रही हो? लेटेस्ट आप देख लीजिए, वो एयरपोर्ट पे हो गया ना श्रीनगर में। देखिए, जब एक बार उस एयरपोर्ट स्टाफ ने उस कर्नल के ऊपर हाथ उठा दिया, उसके बाद उसने क्या बुरा हाल किया। अच्छी बात है, गलत बात है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक तुम मेरे से बातों में मेरे ऊपर कर रहे हो तो मेरी अहिंसा जिंदा है। और जैसे ही आपने मेरे ऊपर अटैक किया, अब मेरी अहिंसा ये बन जाती है। और मेरे को लगता है ये मेरा हक है, ये मेरे कंट्री का हक है कि मैं किसी के आगे ना झुकूं। झुकने का मतलब कमजोरी है, और कमजोर आदमी हमेशा पिटता है। आई एम सॉरी मिस्टर नेहरू, आपने हमें पिटवा दिया। अच्छा, अब कैलाश मानसरोवर, जैसे कि आप भी मानते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। आज भी यहाँ से, भारत से जितने भी श्रद्धालु हैं वहाँ जाते हैं, लेकिन चाइना का इसमें क्या इंटरेस्ट है? और आपको लगता है कि कई बार एक टूल की तरह वो भारत के लिए भी चाइना इस्तेमाल करता है? तो ये तो टूल ऑटोमेटिकली बन ही गया ना। बन ही गया, हाँ। देखिए, ये जो मानसरोवर यात्रा ये बीच में रुक गई थी ना, ये तो इस साल से स्टार्ट हुई है फिर से। इससे मेरे रिलीजन को ऑलरेडी एक आघात पहुंचा। मेरी जो आस्था है, मेरी जो बिलीफ है, उसके ऊपर एक रोक टोक आई। उस रोक टोक से हो सकता है मेरे में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी गवर्नमेंट को कर्ज किया होगा कि यार हमारा मंदिर जाना बंद हो गया। ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। इट इज समथिंग लाइक कनाडा में उन्होंने गुरुद्वारे में जाने से मना कर दिया, हमारा एम्बेसडर गया तो आके खड़े हो गए, लेकिन अगले दिन उनको अपॉलजी करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी? क्योंकि बाकी सिख समुदाय वो खड़ा हो गया इस बात के कि ये हमारा गुरुद्वारा है, ये तेरा गुरुद्वारा नहीं है। खालिस्तान ये तेरा गुरुद्वारा नहीं है, ये हमारा गुरुद्वारा है, ये हमारे खालसाओं का गुरुद्वारा है। और अगर मैं खालिस्तान की बात करूं तो ये मेरा खालिस्तान है, मेरे पंजाब का है। हु द हेल आर यू इन कनाडा टू से कि खालिस्तान है? और अगर है तो भाई साहब कनाडा की एक सिटी को खालिस्तान बना के दिखाओ, मैं वो भी अलाउ नहीं करूंगा।
मैं अपने खालिस्तान नाम को कैसे इंसल्ट होने दूं कि आप बोल दे कहीं पर भी खालिस्तान बनाओ? मैं बनाऊंगा, मेरा देश बनाएगा, मेरा पंजाब बनाएगा, मेरा खालसा बनाएगा अगर खालिस्तान बनेगा। यू हैव नो राइट। सो मुझे लगता है कि उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम अपने पुराने टाइम की बात करें तो चाइना ने एक ये स्ट्रैटेजी रखी कि इंडियंस को, हिंदुओं को एक आघात पहुंचाया जाए या वो इस चीज से डिवॉइड रहें, डिसअपॉइंटमेंट आए, रोएं कि हम वहां नहीं जा पाए। ये एग्जैक्टली वही वाली बात है ना, करतारपुर कॉरिडोर बनाया है। क्यों? क्योंकि हमारा जो खालसा बंदा था उसने बोला कि पाकिस्तान, तुम्हारा हर बार ये वीजा का प्रॉब्लम, इसका प्रॉब्लम, टेररिज्म का प्रॉब्लम, आप हमारा एक कॉरिडोर बनाइए, हम आएंगे आपके मुंह पे 1800 रुपए मारेंगे और हम जाके अपने करतारपुर कॉरिडोर पे जाकर कर आ जाएंगे। जब भी कभी हमारे डिफरेंसेस होते हैं वो रोकते हैं कि नहीं, क्यों रोकते हो? ये आपकी कमजोरी है। मुझे लगता है चाइना, आप इस कमजोरी का फायदा उठा रहे हो कि मेरे अंदर का जो भगवान है, जो बिलीव करता है मानसरोवर में, आप उसको मुझे नहीं देकर ये सोच रहे हो कि मेरे को चोट पहुंचेगी। मेरे को चोट पहुंचती है। जिस रिलीजन के मैं बिलोंग करता हूँ, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहीं भी हो, अगर उसके गुरुद्वारे, गिरजा में कहीं पर भी नहीं जाने देंगे आपको, डिसअपॉइंटमेंट तो होगी। आप ये नहीं कह पाएंगे कि इन गुरुद्वारे, मस्जिद और इसको बंद कर दीजिए, सिर्फ टेंपल खोल दीजिए। आपको लगता है कि वो सारे अब टेंपल आएंगे? लेकिन आप कहना तो यही चाह रहे हो कि जब और कोई आपका भगवान का प्रेयर का जगह नहीं है तो आप यहाँ ही आइए। आई थिंक दैट इज व्हाट चाइना इज डूइंग, कि आपको वो रिलीजियसली तंग कर रहा है, डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट कर रहा है कि नहीं, हम इसको रोक सकते हैं। वो अपनी सुपेरियरिटी इसमें दिखा रहा है। यस, मानता हूँ कि हमारे को थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, इसीलिए हमारे लोगों ने डिमांड किया इंडिया से कि आप बात कीजिए और इसे फिर से खुलवाइए, और इसलिए आप देख रहे हैं 2025 में खुला है। लेकिन आपको लगता है कर्नल शैलेंद्र के भारत का, वैसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आज रुख क्या है उस पूरे इलाके को लेकर? भारत का रुख क्या है? और क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि भविष्य में कभी भी भारत उस पूरे इलाके पर अपना क्लेम कर पाए? मैं बड़ी जिम्मेदारी से इसका इवैल्यूएशन कर सकता हूँ आपके लिए। ये गलती हमसे हो गई, क्योंकि पिछले अगर 70 साल में हमने ये क्लेम नहीं डाला, 47 से अगर ये क्लेम नहीं डाला, अब हम पाएंगे कि हमारा क्लेम शायद खोखला हो जाएगा। कि आप सडनली कैसे जग गए कि ये मेरा था या मेरा होना चाहिए या हमारा, क्योंकि चाइनीज तुम्हारी आस्था तो उसमें हो नहीं सकती। ठीक है ना, 1 नंबर 2, ये एक नया पॉइंट ऑफ डिफरेंस, हमारे बीच में जो डिफरेंसेस हैं, एक नया पॉइंट और खड़ा हो जाएगा। बट मैं आपको ये बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि आज की जो गवर्नमेंट है वो इस तरह के एग्रेसिव डिसीजंस ले पाती है। क्योंकि अगर लोगों की डिमांड थी पिछले साल ज़्यादा थी कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा हमारी नहीं रुकनी चाहिए, तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं उनकी मिनिस्ट्री में अप्रोच किया, फॉरेन मिनिस्ट्री ने बातचीत करी वगैरह वगैरह, और आप देख रहे हैं उसका रिजल्ट आया कि यस, हम इस जगह पर आएंगे, चाहे विन विन सिचुएशन में आए, चाहे विन विन सिचुएशन ना में आए। बट मुझे लगता है विन विन सिचुएशन इसलिए कि अगर कोई भी तीर्थ यात्री वहाँ जाता है तो वो कुछ देकर ही आता है। दैट अमाउंट्स टू कि चाइना तुम्हारी कमाई हो रही है, नीचे नहीं हो रही। बट राइटफुली अगर आप बात करें तो मैं ये मेरी भी फीलिंग है कि अगर आपको 1% भी इस बात में बिलीफ है कि ये मेरा था हिस्टोरिकली, मुझे लेना चाहिए, तो भाई साहब लेना तो मुझे चाहिए। अगर चाइना अरुणाचल को आज भी अपनी बाउंड्री में दिखा सकता है तो मैं ये क्यों ना बोल पाऊं ये मेरा था, मेरा है और मेरा ही होके रहेगा। जैसे हम पीओके के लिए बड़े ओपनली बोलते हैं, बड़ी सीधी बात है, इसका स्ट्रेट एग्जांपल है। लेकिन चाइना इसी लैंग्वेज को समझता है कि जब तक आप क्लेम ना करो, मैं तो कहता हूं आज यहाँ बैठे बैठे आपके सामने बोला बीजिंग हमारा था, बीजिंग हमारा है और बीजिंग हम लेकर रहेंगे। बोलने दो ना उसे एग्जैक्टली कि भाई साहब आपका कौन सा रास्ता था, कैसे था, क्या नहीं था, क्या नहीं था। और मुझे लगता है वहां से दिमाग डाइवर्ट करके कैलाश मानसरोवर पर शिफ्ट कर देना चाहिए। आपको जब तक आप 10 जगह डिमांड नहीं करेंगे ना इस तरह की, एक जगह नहीं मिलेगी तब तक कैसे मिल जाएगी। देखिए फिर बोलना ही क्यों कि कैलाश मानसरोवर मेरी छाती की चीज है, मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, ये फिर क्यों बोल रहे हो?
ये आपका होना चाहिए। आपको आज भी शायद पार्लियामेंट में एक आर्टिकल पास करके कि भाई साहब ये है, और आज के बाद ये हमारे मैप में भी दिखाया जाएगा। हम हर जगह क्लेम करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे कि भाई साहब ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये प्रॉपर्टी तुम्हारी कैसे हो गई, ये तो डॉरी में थी। नहीं, उखाड़ना क्या है, वो यही तो कहेगा कि नहीं जी, नहीं है जी, नहीं दे रहा, मत दे भाई, पर ये हमारा है, लेकिन है हमारा। जिस मैंने बोला ना वो 100 साल बाद काम आती है बात। आज की तारीख में चाइना कोई भी बॉर्डर के ऊपर बाउंड्री क्यों नहीं मानता, क्यों नहीं बोलता? वाई देयर इज अ ग्रे लाइन, देयर इज अ ब्लैक लाइन, देयर इज अ इंटरनेशनल लाइन, देयर इज अ येलो लाइन, देयर इज अ ब्लू लाइन। यहाँ तक आप आ सकते हैं लेकिन वापस जाना पड़ेगा, यहाँ तक आप आकर पेट्रोलिंग कर सकते हैं, वहां से वापस जाना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। क्यों? क्योंकि वो एम्बिग्यूअस रखना चाहता है, डाउट में रखना चाहता है कि कल इससे आगे भी बोल पाऊं। आज तक आपके तरफ जो आई है वो येलो लाइन है, नहीं जी एक ब्राउन लाइन और भी होनी चाहिए। चलो जी उसके बाद एक व्हाइट लाइन भी होनी चाहिए कि वहां तक इनके इसमें है क्लेम्ड लाइन, ग्राउंड लाइन, एलसी लाइन, पेट्रोलिंग लाइन। क्या मतलब है? ये इसीलिए किया जाता है कि आप कुछ भी क्लेम कर ले, क्योंकि अगर आप आज की तारीख में बोलें तो सिर्फ वो अरुणाचल प्रदेश नहीं है। वो क्यों क्लेम करता है मैं आपको बताता हूँ। मैं वहाँ रह चुका हूँ इसलिए बोल पा रहा हूँ आपको। जब आप अरुणाचल तवांग से नीचे की तरफ आते हैं और जब आप असम में मिलने की कोशिश करते हैं तो वहाँ एक जगह है भालुकपोंग। भालुकपोंग एक बहुत बड़ा दरवाजा है और उसके ऊपर 2 सींग लगे हुए टाइप वो है। ऐसा हिस्टोरिकली करेक्ट है कि चाइनीज आर्मी वहाँ तक आई थी, वहाँ पर उन्होंने कैंप किया था, और ऐसा उनका कहना है। आगे का फिक्शन जो है वो ये है कि फिर उसके बाद वापस चले गए। भाई साहब कोई आई हुई टेरिटरी को कब्जा करने के बाद वापस चला जाएगा बिना कुछ करे, क्योंकि आपको दिख गया कि सामने इंडियन आर्मी जो अपने तरफ से मोबिलाइज हुई थी वो इतनी स्ट्रांगली खड़ी थी कि ऊपर हमारे लोग कम थे, तो आप उनको मारते हुए आ गए। ये हो सकता है, मतलब मैं एज अ फौजी प्रैक्टिकली मानने को तैयार हूँ। लेकिन जब यहाँ देखा कि यहाँ तो भाई साहब बम खड़ा है, तो आप चले गए। या तो लड़ लो, क्योंकि मैं और मेरा फौजी और मेरा सैनिक सिर्फ एक ही चीज के लिए जिंदा है, मुझे कब मरना है। हमारे यहाँ मरने की होड़ लगी हुई है। गलवान में बिहार रेजिमेंट में एक एक आदमी को पकड़कर 2-2, 3-3 लोग थे, क्योंकि वो पागलपन में दौड़ना चाहता था कि मैं अभी ठीक करके आता हूँ। मैं हालांकि बेवकूफ़ी है, वो ठीक नहीं कर पाएगा, मुझे भी मालूम है, लेकिन उसको रोके कैसे कि मेरे सीओ साहब को मारा गया है, छोड़ूंगा नहीं। और अगर एक्चुअली सच बता रहा हूँ, अगर आप उसको छोड़ देते किसी वजह से, ऐसा कई बार हुआ उस पलटन में 1-2-3 दिन तक कि सडनली देखा एक बंदा भागना शुरू हो गया, वो 10 और भागे उसके पीछे या साइड से, तब जाकर वो रुक पाया। कईयों को तो पकड़कर जमीन पे टिकाना पड़ा हमें कि भाई साहब नहीं। सो इस जज्बे के चक्कर में सबसे बड़ा जो बात आती है कि चाहे किसी भी तरह से आप चाइना को जज कर लीजिए, वो वापस क्यों गया। एक बात चल ठीक है, मैंने अभी अभी आपको बोला तेरे पास इतनी सुपीरियर एयरफोर्स है, तेरे पास इतनी सुपीरियर सबमरीन है, तेरे पास इतने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, तेरे पास इतना है, ये है वो है, सब कुछ है, आता क्यों नहीं? मरने की जो जज्बा है ना वहां नहीं है। ये जो मरने वाला जो डर होता है ना, ये सबसे बड़ा डर होता है। और मैं आपको बड़े पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जब गोली की आवाज चल रही होती है ना, डर लगता है, 1 सेकंड को डर लगता है। मैं इस बात को जिम्मेदारी से कहूंगा। लेकिन जब आप भागना शुरू करते हो उस गोली की तरफ, उसके बाद एक ही चीज होती है, ये जो मेरे साथ वाला बंदा जो भाग रहा है और ये जो मेरे 3 बंदे इधर भाग रहे हैं, इनमें से अब रेस ये होती है कि पहले कौन पहुंचेगा जिधर से गोली चल रही है। हमने श्रीलंका में इसके ऊपर बड़े गलत एक्सपीरियंस से देखा, क्योंकि श्रीलंका में जो LTT वाला था वो बंदूक उल्टी रखता था और भागना शुरू करता था। अब जब वो भाग रहा है तो गोली इधर को चल रही है, हमें तो नहीं पता किधर है, बट गोली की आवाज आ रही है और कंटिन्यूअसली आ रही है, जबकि वो भाग रहा है। तो हमने नोटिस किया कि जैसी गोली चलती थी शुरुआत में, जिसको मैंने कहा डर, हमारी ट्रेनिंग कहती है जैसी गोली चले जमीन के ऊपर गिर जाओ और पोजीशन ले लो। अगर हमने पोजीशन ले ली तो भाई साहब उसके बाद उठता कोई नहीं है। इसको बोलते हैं डर। मैं मानता हूं, और इसी को बोलते हैं प्रिकॉशन, कि इसको मैं कल और मार लूंगा। लेकिन ये हमारा अपना एक्सपीरियंस रहा, अगर आप एक तरफ उस तरफ दौड़ पड़े
तो विद इन 1 मिनट 2 मिनट्स वॉट एवर मिनट्स आप उस तक पहुंच जाते। और उसके बाद एलटीटी डरने लगी। अब उन्होंने क्या करा कि गोली चलानी बंद कर दी, क्योंकि जितनी देर गोली चलेगी मैं भी आवाज सुन के उस तरफ जाऊंगा। सो सबसे बड़ा जो चेंज आया कि उसने गोली चलानी बंद कर दी। जहां उसने गोली चलानी बंद कर दी, मेरा जज्बा और बढ़ गया, क्योंकि जो डर वाला पार्ट था ना, ट्रेनिंग वाला, कि गोली चले तो जमीन पकड़ो और उसके बाद देखकर फायर करो। ये हमने वहां पर देखा कि हमारे यहाँ उल्टा हुआ। जहां से गोली आए उस तरफ दौड़ो, आपको सक्सेस में रिस्क रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर आप जमीन पर भी गिर गए ना तो भी रिस्क रहेगा और बढ़ेगा। पता है क्यों? जब वो भाग रहा है और मैं भाग रहा हूं तो कोई आपकी तरफ एम्ड नहीं फायर कर रहा, ऐसे करके फायर नहीं कर रहा। जब वो भाग रहा है उसका भी हथियार टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, मैं भाग रहा हूं मैं भी टेढ़ा मेढ़ा हो रहा हूं, तो गोली पिन पॉइंटेडली मेरे तरफ कभी नहीं आ सकती। सो ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम है चाइना की। अगर तू इतना सुपीरियर है, आता क्यों नहीं? चाइना की दुश्मनी हमारे से फौज से दुश्मनी नहीं है, मारकाट की दुश्मनी नहीं है, डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्मी की नहीं है। चाइना की अगर हमारे साथ लड़ाई है तो वो सिर्फ है कि इंडिया इकोनॉमिकली ऊपर ना जाए, क्योंकि अगर इंडिया जितना ऊपर जाता है हम उसके इक्वालिटी में आते हैं। जितना आप इकोनॉमिकली ग्रो करेंगे उतनी ही आपकी आर्मी को आप फर्दर स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर पाएंगे। लड़ाई पूरी दुनिया में जो न्यूक्लियर बॉम्ब है ना उसकी नहीं है। न्यूक्लियर बॉम्ब से अगर कोई बड़ा बॉम्ब है वो है इकोनॉमिक बॉम्ब, पैसे की लड़ाई। क्योंकि अगर ये पैसा आपके पास हुआ 10 और न्यूक्लियर बॉम्ब बना लोगे। ऐसा लगता है ना? सही बात है। लेकिन अगर पैसा ही नहीं है तो आप ये नहीं बना पाओगे। इसलिए मैं कहता हूं न्यूक्लियर बॉम्ब इज नॉट अ थ्रेट, द बिगेस्ट थ्रेट इज द इकोनॉमिक थ्रेट। और उसी ये लड़ाई है। लड़ाई सिर्फ पैसे की चल रही है, चाहे वो यूएस की ले लो, यूक्रेन की ले लो, इजराइल की ले लो, ईरान की ले लो, कंबोडिया की ले लो, आप नाम बताइए। इस समय पाकिस्तान आपके साथ क्यों नहीं लड़ना चाहता? इकोनॉमिकली, क्योंकि उसे मालूम है कि हर दिन की जो कॉस्ट है वो हजारों करोड़ों रुपए में जा रही है, जो उसके पास नहीं है। हालांकि मुझे भी मालूम है, मेरे यहाँ भी जा रही है। मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, तू नहीं कर सकता। कल चाइना के साथ लड़ाई हो सकती है, आई एम जस्ट टेकिंग, उसके बाद वो पैसा है कि वो सस्टेन कर लेगा, क्योंकि उसका बहुत सरप्लस पैसा है। जज्बा चाहिए जो वहां नहीं है। तो इसलिए मैं दोनों जगह जीतता हूँ। पाकिस्तान में मैं इसको सस्टेन कर पाता हूँ, रशिया के खिलाफ मैं अपने जज्बे में कामयाब रहता हूँ। ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। मुझे नहीं लगता कंट्री कोई ऐसा होगा जो इस पैरेलल पर काम करता होगा। मे बी वियतनाम वॉर में अगर उन्होंने अमेरिकन को एक तरह से हरा दिया, वो जज्बे पर था। अगर अफगानिस्तान से सडनली अमेरिकन फोर्सेस रातों रात गायब हुई, वो जज्बा था। रशिया अगर वहां से अफगानिस्तान से गया तो वो अफगानिस्तानियों का जज्बा था। आज भी दुनिया मानती है अफगानीज आर वेरी गुड फाइटर, दे आर वेरी गुड फाइटर। ये एग्जैक्टली वो वाली बात है कि आज की तारीख में पाकिस्तान मानता है बलूच इज अ वेरी गुड फाइटर। ये लड़ाई पैसे और जज्बे की है। अगर तेरे पास पैसा और जज्बा दोनों है तो तेरी ऐश हो गई। लेकिन अगर नहीं भी है तो पैसे वाला ऐश जरूर कर लेगा, लेकिन जज्बे वाले से कभी नहीं लड़ पाएगा। आप लगे रहिए ईरान के खिलाफ कि हम मार देंगे, पीट देंगे, काट देंगे, भाई साहब उससे आप जीत नहीं पाएंगे, आप नहीं जीत पाएंगे। आ जाइए चाइना, मैं आपका वेट कर रहा हूं, देखते हैं क्या होता है। देखेंगे क्या होता है। 10 आदमी मारे जाएंगे ना, मैं मरने को तैयार हूं, मेरे यहाँ तो होड़ लगी हुई है। मैं अगर कारगिल से जिंदा वापस आया हूं तो मेरे से बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं। ये मेरी उस समय की फीलिंग थी। अच्छा। आज मेरी फीलिंग चेंज हो गई है। कारगिल में ये मेरे लिए कलंक की बात है कि मैं उतना क्लोज जाकर भी कैसे वापस आ गया। मेरी किस्मत खराब थी, मुझे जाना चाहिए था, कहीं ना कहीं जाना चाहिए था, वगैरह वगैरह। आज मेरी कंसेप्ट बदल गई। ऑपरेशन सिंदूर में मैं इसलिए अप्रिशिएट करता हूं कि कारगिल में मैंने 528 आदमी खोए, मेरे अपने साथी खोए। मैं शायद 529वां होता तो शायद मैं ज़्यादा लकी होता। आज उस बात को इवैल्यूएट करते हुए मुझे बड़ा दुख होता है, मेरे आंसू आते हैं आंखों में कि ये मेरे से कैसे गलती हुई कि मैं नहीं गया, मैं क्यों नहीं मरा। अभी भी मुझे मरना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो आज मैंने पहली बार फक्र से कहा कि शायद मेरी लड़ाई
जो 528 सैनिकों की थी वो अब जाकर पूरी हुई है कि मेरा कोई आदमी नहीं मरा, मेरा एक सैनिक नहीं मरा कहीं पर भी। लड़ाई हमने पूरी कर ली और एक सक्सेसफुल लड़ाई कर ली, वो भी सक्सेसफुल लड़ाई थी। बट 528 फैमिलीज की बात कर रहा हूं। 528 जब लोग मरते हैं ना तो वो 528 नहीं है, पूरी फैमिली, हर एक के पीछे 8-10 की फैमिली है। वो 3200 इंजर्ड जो हुए, जिसका हाथ कट गया, पैर कट गया, पता नहीं क्या हुआ, आप उसके बारे में क्या सोचते होंगे? कौन देख रहा है उन्हें? वो हर रोज उस पैर कटे हुए की वजह से जो हैंडीकैप आता है उसको सहते होंगे, दुख होता। दसियों ऐसे हैं जिनके पेट में दाएं बाएं वो छर्रे अभी भी हैं। और कभी कभी गुस्सा आता है कि जब वो पूछ लेते हैं एयरपोर्ट पे मेटल डिटेक्टर पे कि व्हाट आर यू कैरिंग, बड़े दुख से बताना पड़ता है आई एम कैरिंग बुलेट्स। बुलेट्स? बोले यस, इनसाइड माय बॉडी, क्योंकि वो छर्रा है, अब मैं क्या करूं, तू निकलवा दे। इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। बट आज मुझे बड़ा गर्व है कि मेरी इंडियन आर्मी उस लेवल पर पहुंच गई है जहां शायद मेरे पर्सनल लॉसेस अमेरिका की तरह कम होंगे, दूसरे के लॉसेस जरूर होंगे। आजकल मैं ये बोलता हूं, मेरे को शहादत देनी नहीं है। अगर शहादत देने की बात चल पड़े तो ये मौका पाकिस्तान में तुझे देता हूं कि तेरे सैनिक शहादत तेरे सैनिक शहीद होने चाहिए। इसमें कोई डर की बात नहीं है, इसमें डर इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि मैंने आज डिसाइड ये किया है कि मैं तुझे मारूंगा और घुस के मारूंगा। घुस के मारूंगा। तू बच कहां तक बचेगा? मतलब पूरे लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ पाकिस्तान में अगर हम स्ट्राइक कर पाते हैं तो ये बात आज मेरे लिए बड़ी फक्र की है कि जहां मैं अपने ओन कंट्री की उन पीक्स के ऊपर जाने आने में शायद रोक टोक कर रही थी पॉलिटिक्स ने, आज हमारे हाथ खोल दिए कि यस, वहां तक मारिए जहां तक आप मार सकते हैं। अदरवाइज 300 किलोमीटर अंदर जाके मारना ये कोई छोटी बात नहीं। और सबसे बड़ी बात कि मेरा एक बंदा कहीं पर भी लॉस में नहीं आया। मेरे लिए सबसे बड़ी लड़ाई की जीत ये है, शहादत मैंने तुझे दी है, अलाउ किया है, अपनी कंट्री के नाम पर शाहिद हो। अब वो तेरी कंट्री की पॉलिसी है कि तेरे जमीन के नीचे अगर वो बम फटा था तो तूने लेके उसके ऊपर पूरा डोजर ही चला दिया कि भाई साहब इनको बरियल देने की जरूरत नहीं है। बरियल इन्होंने तब भी नहीं दिया था, कारगिल में भी नहीं दिया था, तब भी हमने अपने इन्हीं कंधों के ऊपर उन लोगों को उठाया था। उस समय बड़ा रोष था हमारे सैनिकों में। जब मैंने पहली बार बोला, मैंने कहा चलो, तो बोला नहीं सर, इनको कैसे, इन्होंने हमारे बचित्तर सिंह को मारा है। मैंने कहा हाँ, बचित्तर को मारना मेरे लिए दुख की बात है, बट आज की तारीख में इन्हें सड़ने देना इंसानियत के खिलाफ है। ये जो मेरे अंदर इंसानियत आती है ना, मैं आपके और इंडियंस के अंदर, ये हमें कमजोर बनाती है। ये हमें कमजोर बनाती है। कई बात अच्छी बात है, इंसानियत होनी चाहिए, लेकिन इंसानियत इसकी नहीं होनी चाहिए। ये हाथ यहाँ तक पहुंचे, वहीं पर पकड़ के मरोड़ के तोड़ना चाहिए। मार खाना बंद करो। अगर आज भी हमें कन्विंस्ड हैं तो मैं अपने सरकार, अपनी आर्मी सबसे डिमांड करूंगा कि अगर हमें मालूम है कि अभी भी 21 टेररिस्ट कैंप बचे हैं, जाइए खत्म करिए। 4 दिन की लड़ाई और सही। यह तो रोज लड़ रहे हैं हम, 365 दिन लड़ रहे हैं। क्या रोक रहा है मुझे? मैं नहीं कहता कि मैं पीओ के लेने जा रहा हूं, नहीं, पीओ के लेने का टाइम अलग है। लेकिन अगर मेरा एक सैनिक मरता है, एक मेरा इंडियन मरता है, और अगर मुझे मालूम है कि इन्हीं में से कोई एक टेररिस्ट कैंप में है, सारे निकालिए। 9 टेररिस्ट कैंप क्यों? क्यों 9? क्योंकि वो ट्रेनिंग सेंटर थे, वो हेडक्वार्टर थे, मरकज थे, इसलिए नहीं। उससे रिलेटेड हर कैंप शुड बी ऑन माय टारगेट। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इन्फिल्ट्रेशन, क्या ऑपरेशन करें, बट ये सारे जाने चाहिए। तब जाकर वो मैसेज आएगा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अब हमारे ऊपर है कि हम किस अटैक को किस तरह लेते हैं। एक टेररिस्ट ने अगर मेरे यहाँ अटैक किया है, मैं उसको भी ले सकता हूँ। 10 ने किया है तो भी ले सकता हूँ। टेररिज्म का सिर्फ एक ही सवाल है, टेररिस्ट से टेरराइजिंग की लैंग्वेज में बात करो कि वो उतना टेरराइज हो जाए कि वो टेररिज्म करना बंद कर दे। मैं यहीं से एक सवाल लेती हूँ। एक तरफ जवानों का ये जज्बा है, लेकिन दूसरी तरफ ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव, एक तो सबसे पहले दर्शकों को बताइए कि क्या है, लेकिन इसको लेकर सवाल उठे, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो आपके ऊपर सवाल उठा लेता हूँ एक सेकंड के लिए। क्या आप ये पॉडकास्ट मेरे साथ कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? क्या आपने घर से तो नहीं कर रही हैं?
इसका कोई जवाब हो सकता है? अच्छा चलिए, महादेव, जो मैंने अब तक देखा, सुना और पार्टिसिपेट किया कि महादेव इसलिए दिया गया क्योंकि ये महादेव जी का वो चल रहा है और सावन मास चल रहा है, और ये जो टेररिस्ट थे इनको हम पिछले 12, 14, 15 दिन से पकड़ के बैठे हुए थे और इनको आज ही के दिन मारना था क्योंकि पार्लियामेंट में आज सवाल होना था। ठीक है, पॉलिटिक्स ये आपको अलाउ कर सकती है, लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, वो जो हिल फीचर है महादेव, इट्स अ हिल फीचर शॉर्ट ऑफ श्रीनगर, ये वहां पर है और उसी के नाम पे पड़ा है। नहीं, ज्यादा बड़ी बात, महादेव का नाम मैंने कल थोड़ी ना रखा था, उस हिल फीचर का नाम 10 से टाइम से चल रहा है, 85 साल से चल रहा है, आज थोड़ी ना चल रहा है। अब या तो आप ये कहें मिस्टर पॉलिटिशियन कि आज से 70 साल पहले, 80 साल पहले जब इस हिल फीचर का नाम महादेव दिया गया था, उस दिन ये सोच के दिया गया था कि एक ऑपरेशन सिंदूर होगा, वहाँ पर पहलगाम अटैक होगा, उसके वो जो टेररिस्ट हैं वो जाके इस महादेव के ऊपर चढ़कर छुपेंगे और उसके बाद हम वेट करेंगे कि जिस दिन पार्लियामेंट में सेशन होगा उस दिन ही हम इन्हें मारेंगे। या तो आप ये मानिए, विच इज़ वेरी इलॉजिकल। मैं आपको जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, हमारे फौज में ज़्यादातर ऑपरेशंस जज्बे के पॉइंट ऑफ व्यू से या तो हमारी कास्ट से रिलेटेड होते हैं या भगवान से रिलेटेड होते हैं। मेरी पलटन ने 10 बार ऑपरेशन दुर्गा, ऑपरेशन सरस्वती, गरुड़, नहीं मैं तो सरस्वती के जहां हम लोगों का अच्छा करने वाले होते थे, जहां हम बच्चों को पढ़ाने से रिलेटेड ऑपरेशन करते थे कि इस एरिया में एजुकेशन को, उसका नाम हम सरस्वती देते थे। ऑपरेशन गरुड़ भी दिया है, गरुड़, विष्णु भी दिया। आप बताइए कौन सा ऐसा नाम है? मेरी जो इन्फेंट्री पलटन है राजरेव, वो बोलती है भगवान रामचंद्र की जय और अटैक में जाती है, जय दुर्गे भवानी अटैक में जाती है, जय शिवाजी अटैक में जाती है। हम हर तरह के और अबव ऑल, अगर महादेव इसलिए दिया गया था कि ये टाइम है सावन का, तो भाई साहब आप एक बात बताइए, फिर तो हर दूसरे दिन पहले मुझे वो खोलनी पड़ेगी किताब के, अब अगला त्योहार कौन सा, फेस्टिवल कौन सा आ रहा है, उसके नाम पर मुझे देना है। मैं आपको बताता हूँ, हमने जब भी किया, हमें अपने कमांडिंग ऑफिसर को भी ये नहीं बताना होता है, परमिशन नहीं लेनी होती है कि मेरे ऑपरेशन का नाम क्या है। तो ये कौन डिसाइड करता है? ये जो ऑपरेशन करने वाला बंदा है वो डिसाइड करता है, उसी स्पर ऑफ द मोमेंट पे भी डिसाइड करता है। तो इस पर किसी ने, बड़े समझदार पॉलिटिशियन कोई थे, पता नहीं कौन, उन्होंने सवाल कर दिया, तो फिर ऑपरेशन सिंदूर तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि ये नाम हमने दिया है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्रेडिट लिया है। मैंने कहा भाई साहब, इसी को कहते हैं ना कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। जब तुम्हें नॉलेज नहीं है तो मत करो ना इंटरप्रेट। क्यों कर रहे हो आप इंटरप्रेट? देश से दूसरे देश के जितने अटैक होते हैं उसका नाम आर्मी हेडक्वार्टर, पॉलिटिशियन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा डिसाइड किया जाता है, क्योंकि वो पूरे कंट्री की फौज मिलती है वहां। अलग आज की तारीख में कम से कम नहीं तो 20 ऑपरेशन चल रहे होंगे, अटैकिंग के नहीं, इवन श्रीनगर में 20, और उन 20 के नाम अलग अलग होंगे। ये मेरी कंपनी है, मैंने ये नाम रखा है, वो उसकी बटालियन है, उसने वो नाम रखा है, वो उसकी ब्रिगेड में हो रहा है, उसने वो नाम रखा है। वी डोंट आस्क एनीबडी। अगर एक नाम के पीछे पड़े रह गए ना तो फिर तो ऑपरेशन हो लिया, लेकिन उस नाम के पीछे हमारी जो आस्था होती है वो जनरली या तो हमारे रिलीजन से रिलेटेड होती है। मैं जाट हूँ तो जाट बलवान, मैं मेरी पलटन अगर उसकी है, डोगरास की है, तो हमारे यहाँ दुर्गा माँ का चलता है, कोई और है किसी और का चलता है, हर एक का अपना अपना चलता है। अच्छा, इसमें मैं क्योंकि फौज में तो हर रिलीजन के लोग होते हैं, तो जब हिंदू देवी देवता के नाम पर कोई ऑपरेशन चलता है तो इससे क्या फौज, मतलब जैसे लोग सवाल, जैसे पॉलिटिशियन सवाल उठा देते हैं, फौज के मन पर भी कोई असर होता है? नहीं, फौज के मन पर ये असर जरूर होता है कि मैं अपने भगवान के लिए लड़ रहा हूँ। नहीं, मैं जैसे कह रही हूँ कि अगर अलग अलग रिलीजन, अच्छा, अलग अलग रिलीजन, पहले तो आपको एक बात बता दूं, ये मैंने भी अपनी जिंदगी में पहली बार पता किया। और मुझे पता चला कि मैं कौन सा राजपूत हूँ, मुझे नहीं पता था। मेरे पास एक ही सवाल होता था कि सर आप क्या है? भाई राजपूत है। अब वो बोले कौन से सिसोदिया राजपूत, देश राजपूत, दैट राजपूत, ये राजपूत। मैं जब राजपूतों में अपने आप को नहीं पता था, रिलीजन कहाँ से बीच में आ गया? हमारे यहाँ रिलीजन नहीं चलता, बट एट द सेम टाइम वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन। क्रिसमस पर हमारे यहाँ पूरा रेजिमेंट में वो
क्रिसमस ट्री लगाया जाएगा, ये लगाया जाएगा, डेकोरेशन पूरा होगा, लेकिन दारू वही पी जाएगी जो पहले भी पी जा रही थी। चाहे वो दिवाली वाले दिन पियो, होली वाले दिन पियो, क्रिश्चियन वाले दिन पियो, ईद वाले दिन पियो। फॉर अस दारू इज ओनली सेलिब्रेशन, इट हैज नो मीनिंग, बट देयर इज अ एम्बियंस क्रिएटेड, एनवायरमेंट बनाया जाता है कि जहां पर उस रिलीजन को हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपको बड़ा कहीं याद होगा तो एक हमारे 15 कोर के कोर कमांडर थे, उन्होंने हजरतबल में जाकर अदा करी है नमाज, जबकि वो पांडे हैं, बाय द वे पंडित हैं। कहां से आ गया रिलीजन? आज तक फर्स्ट में रहते हुए और उसके बाद अभी भी कई बार मुझे प्रॉब्लम हो जाती है कि अरे सर आपको पता है वो कौन है? बोले कौन है? बोले वो फला फला, वो नीचे वाला राजपूत है। मैंने कहा नीचे और ऊपर क्या होता है? मेरे को मेरे एक रेजिमेंट के बंदे ने बताया कि सर हम लोग ना अखनूर वाले और इधर के जो राजौरी वाले, पुंछ राजौरी वाले, हम अपने आप को अच्छा मुसलमान बोलते हैं, हम वैली वाले गंदे मुसलमान नहीं है। वो मतलब विद इन मुसलमान की बात कर रहा है। ये वो बंदा मुझे बोल रहा है जो मेरी रेजिमेंट में है। अदरवाइज क्योंकि मैंने ऐसे ही पूछा, मैं कहा चल यार तेरे को भी दिखा। नहीं सर हम उन गंदे इलाकों में नहीं जाते, ये गंदे मुसलमान है जो अपने देश के लिए नहीं सोच सकता। अब ये एक फौजी की सोच आ गई, जो अपने देश के लिए नहीं सोच सकता वो अच्छा मुसलमान कैसे हो सकता? सो आर्मी में तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकूंगा, गारंटी देकर कह सकूंगा, हमने कभी आज तक किसी मुसलमान को, ईसाई को या किसी खालसा को या किसी हिंदू को नीचे करके नहीं देखा। रिलीजन की दृष्टि से हमने ऐसे देखा है उसे। ये और मैं सेम है। हमारे बीच में रिलीजन नहीं आता, कभी नहीं आता, गारंटेड नहीं आता। खून खोल काट कर देख लीजिए, रिलीजन वर्ड हमारे पास नहीं। ये मेरा फख्र है, ये मेरा ईगो है। मैं तो कहूँगा कि आप कोशिश कर लीजिए, मैं तब भी नहीं जाता। कहीं एक बात चली थी कि फौज में कितने मुसलमान हैं बताओ, फौज ने मना कर दिया, हम नहीं बता पाएंगे। हम कैसे किस मुंह से अपनी रेजिमेंट को बोले कि सारे मुसलमान इधर खड़े हो जाओ और बाकी इधर खड़े हो जाओ? ओह माय गॉड, हाउ कैन दिस हैपन? बंद करो पॉलिटिक्स। देशवासियों, आप लोगों का फर्ज बनता है, आप बंद करें। आपके इस पॉडकास्ट, यूट्यूब सब के जरिए ये मैसेज जाना चाहिए लोगों तक, बंद करो, बस हो गया। अगर आपको लगता है, अगर पाकिस्तान को लगता था कि वो मुस्लिम देश बनना चाहिए तो उसने अपने आप को बना लिया। हमने अपना डिसीजन लिया। अब उसको गलत प्रूव करो या उसके 70 साल बाद सडनली हम बोलना शुरू कर दे कि नहीं जी इसमें से ये नहीं होने चाहिए, वो नहीं होने चाहिए, वो नहीं होने चाहिए। 70 साल तक ठीक ठाक रहे। ऐसी कोई ईद हुई नहीं दिल्ली में जहां मैं उस स्टेज पर जाकर ना बोला हूं, ना बैठा हूं, जहां सारे मुसलमान थे। मैं हर बार बैठता हूं। और कोई अगर बोले कि प्रूफ चाहिए, चलिए कल सवेरे चलिए, आज शाम को चलिए, मैं आपको उन ग्रुप से मिला दूंगा। मुझे और कई बार एक दो लोगों ने मुझे बोला भी कि सर आप इनमें क्यों जाते हो? ये आपको लगता नहीं है कि थोड़ा? मैंने कहा क्या लगता नहीं है? क्या मतलब क्या गलती क्या है इनके अंदर? आपने गलती बना रखी है। अगर आपको लगता है कि ये XYZ कास्ट जो है हमारे फेवर में है या नहीं है, दैट मीन्स आप उसके फेवर में भी नहीं हो। इवैल्यूएट करो ना। मैं बोल दूं आप मेरे फेवर में नहीं है, ये मेरी अपनी हेट्रेड दिखाता है कि मैं आपके फेवर में नहीं हूं। तकलीफ यहाँ है। अच्छा, आपने भी कई ऐसे ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट किया होगा, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सा मोमेंट और जहां आपको लगा कि ये एक बड़ा चैलेंज है फौजियों के लिए? कारगिल में सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमारी आर्टिलरी गन्स उस पर्टिकुलर हिल फीचर के एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड फायर नहीं कर पा रही थी। हिल्स में ही तकलीफ होती है। अगर मेरा राउंड थोड़ा सा ऊपर किया तो वो ऊपर क्रॉस करके बाहर निकल जाएगा। वो हिल फीचर की टिप पर उस एरिया में नहीं लगेगा। थोड़ा नीचे करता हूँ तो यहीं नीचे जाके अटक जाता है, क्योंकि दिस इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट फायर। तो जब हम ये फायर कर रहे थे तो ऐसे ही मेरे एक जवान ने कहा कि साहब जी ये शूट कौन ले रहा है? तो हमारे पंजाबी बोलते हैं ना लड़के, साहब जी ये शूट कौन ले रहा है? मैं कहा जी पाजी ले रहे हैं अपने। ओ सर फिरते सर ये शूट ख़त्म नहीं होगा। मैं कहा क्यों? बोले साहब कभी उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान ही अपना राउंड ठीक नहीं आया उनका, तो अब कैसे आएगा?
मैनू लग रहा है साहब वो उत्थे फायर कर रहे ने। मैं कहा, "अबे गधे तेरे को कैसे पता?" कहता साहब इतने यहाँ फायर करता हूँ, उसके 30 या 37 सेकंड में ये वहाँ तक जाता है और मेरे को आवाज़ आ जाती है, तो ये मेरा ही राउंड था। ये हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है कि कैसे असेस करना है। कहते साहब वो उत्थे फायर कर रहे हैं। मैं चलिए तेरी बात भी मान लेते हैं। तो मैंने अपने सो कॉल्ड जो ऑपरेशन, वो ऑब्जर्वेशन वाला जो ऑफिसर है उसको फ़ोन कर कर बोला, वो घुमाने वाले फ़ोन होते थे उस समय और लाइन लगी होती थी। मैं कहा सर आप कहाँ फायर कर रहे हो? कहते यार सामने कर रहा हूँ। अब मुझे क्या पता तुम सामने क्या देख रहे हो। तो मैंने कहा नहीं सर वो फला ज़्यादा जो दिख रही है आपको? कहते हैं हाँ। मैं कहा उसके नीचे की तरफ वो काला सा एक कोई चट्टान दिख रही है? बोले हाँ वो दिख रही है। तो सर आप उसके रेफरेंस में मुझे बताओ कहाँ कर रहे हो? कहता है यार वो जो चट्टान है उसी के बिल्कुल नीचे कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ से फायर आ रहा है। मतलब वहाँ कोई एक जगह होगी गुफा टाइप छोटी मोटी जहाँ उन्होंने अपनी गन लगा रखी होगी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री वालों ने, और एमएमजी लगा रखी है इसलिए वो चढ़ने नहीं दे रहा। मैं कहा सर एक काम करता हूँ, मैं एक राउंड फायर करता हूँ, जरा बताना। तो मैंने अपने बंदे को बोला एक काम कर, अब तू जो डाटा वाटा है वो छोड़ दे, अब इसको आर्टिलरी की जो बोफर्स गन है इसको ऐसे गन की तरह इस्तेमाल कर, उसका जो क्रॉस वायर है उसको आगे पीछे घुमा और उसको वो काली वाली चट्टान के ऊपर लगा। तो उसने वो काली चट्टान फायर किया तो वो फायर थोड़ा सा बाएं आया। तो ओपी ऑफिसर का हाँ यार यही है, बस इससे थोड़ा सा राइट में, थोड़ा सा राइट में। तो मैंने इसको बोला वो जो चट्टान दिख रही थी ना उसी पे फायर कर। अच्छा बाई चांस किस्मत देखिए वो फायर किया, वो गुफा के अंदर घुस गया। अच्छा। और वो बंदूक नीचे गिर गई, दैट इज एमएमजी। सो वो ना जो एमएमजी है वो नीचे गिर गई। तो हमारा ऑफिसर बोलता है ओ यार अब वो तो नीचे गिर गई। तो मैंने कहा सर आप बोलो ना शूट ओवर, अब तो शूट खत्म हो गया भाई। वहां से ट्रिगर हुआ एक मजाक सी बात को लेकर, वहां से ट्रिगर हुआ ये एकदम से हमारे पूरे आर्टिलरी में फैलाई गई। जिस टारगेट को आंख से देख पा रहे हो उस पर डायरेक्ट शूटिंग करो, उस पर इनडायरेक्ट शूटिंग मत करो। क्योंकि हम जब फायर करते हैं तो हमारी इनडायरेक्ट शूटिंग राउंड हवा में जाता है, ऊपर को जाता है और फिर नीचे को आता है। और डायरेक्ट शूटिंग उसे बोलते हैं कि मैं आपकी तरफ एम करता हूँ, थोड़ा जो भी मेट कंडीशंस है उसमें या तो मैं थोड़ा ऊपर जाता हूँ, अगर हवा दाएं से बाएं चल रही है तो उसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट रखता हूँ और फाइनली देखता हूँ कि वो आपके ऊपर गिर गया, आपके आसपास गिरा। जो ओपी ऑफिसर वहां नजदीक बैठा है वो ज्यादा अच्छा देख पाता है क्योंकि ज्यादा नजदीक है। तो वो इमीडिएटली बोलता है बस यार 10 मीटर और राइट। तो मैं उसको थोड़ा सा करेक्ट और करता हूँ, देखता हूँ फायर। वहां से पूरी की पूरी कारगिल वॉर बदल गई। अब हम सब डायरेक्ट शूटिंग पर आ गए। हमने अपनी आर्टिलरी जो पुराने वाली है, सीखी हुई आर्टिलरी है, जो आर्टिलरी का कंसेप्ट ऑफ फायरिंग है, हमने वो छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मेरी रेजिमेंट में अगर 18 गन है, मैं भी ज़्यादा 2 रेजिमेंट मिलकर कर रही हूँ, 36 गन कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, तो 18 राउंड जाकर जब पड़ रहे थे तो उनमें से 10 से 12 राउंड तो दाएं बाएं पड़ रहे हैं। हमारी बदकिस्मती ये चल रही थी कि हमारे 18 के 18 राउंड दाएं बाएं चल रहे थे, उस जगह पर नहीं आ रहा था। क्योंकि आर्टिलरी इज अ एरिया वेपन, ये गन की तरह पिस्टल की तरह फायर नहीं करेगा, राइफल की तरह फायर नहीं करेगा। लेकिन इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक है कि मैं डायरेक्ट फायरिंग उस तरह की भी कर सकता हूँ। एंड इट प्रूव्ड सक्सेस। वहां से पूरी की पूरी वॉर बदल गई क्योंकि अब सारा जो ऑपरेशनल थिएटर था उसमें सब ढूंढ रहे थे कि कहीं से डायरेक्ट दिख जाए। तो बोले यार एक काम कर, तू आधा किलोमीटर उधर जा। वो बंदा जाता था, फिर अपना बाइनोकुलर लगाता था, ओ साहब आधा ही दिख रहा है, थोड़ा इधर को आ जा। तो वो इधर आता, हाँ साहब यहाँ से दिख रहा है, एक गन निकालो फटाफट वहाँ ले जाओ, क्योंकि गन अपने आप मूव कर लेती है, मतलब थोड़ी डिस्टेंसेस में कर लेती है। फटाफट एक गन निकाली, वो वहाँ पर गई, उसने फायर किया, वो वहाँ से सक्सेसफुल हो गया, मैं यहाँ से सक्सेसफुल हो गया, कोई मेरे पीछे से सक्सेसफुल हो गया, कोई मेरे से आगे से सक्सेसफुल। पूरी कंसेप्ट ने पूरा वॉर का सिनेरियो चेंज कर दिया। और इसीलिए हमारे उस समय के जो ब्रिगेड कमांडर थे उनको इसका अवार्ड भी दिया गया। हालांकि मैं सच बात बोलूं तो ये मेरे एक गन चलाने वाले गनर की काबिलियत थी कि उसको एकदम से लगा कि साहब यहाँ फायर कर। अदरवाइज हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है इनडायरेक्ट फायर। सो दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फॉर मी। अच्छा, आपका सबसे फेवरेट युद्ध घोष क्या है? जैसे कोई कहता है जय भवानी, जय दुर्गा, आप कुछ एक ऐसे युद्ध घोष होते हैं जिनको हम बोलते नहीं है। अच्छा। जो हम आपको पब्लिकली नहीं बोल पाते। उसका रीज़न ये होता है कि हम पाकिस्तान से फिर उस समय पाकिस्तान की लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, फिर वहाँ माँ बहन भाई से ही चलती है बात। अच्छा। रेडियो सेट पर भी, चढ़ते समय भी कि मैं तेरी ये कर दूंगा, मैं तेरी वो कर दूंगा, मैं तेरी ये कर दूंगा। युद्ध घोष उस समय
थोड़ा सा सेकेंडरी हो जाता है। ओके। और जैसे ही मैं बोलता ओ दी ए कर दे, तो बस वो बंदा मेरा चढ़ जाता है। हल्ले सा हुड़े ही करता। उस समय उसको वो बड़ा अच्छा सा लगता है कि मैंने उसको क्या बुलाया। ओके। और ऐसा नहीं है कि वो लोग ऐसा नहीं करते हैं कि वो अल्लाह अकबर नाम करके नहीं करते हैं, हाँ। फिर वो भी कुछ इसी तरह की बात करते ओके। हैं। तो सबसे सक्सेसफुल अगर आप बोले मेरा युद्ध घोष रहा, हाँ। तो मुझे लगता है ग्राउंड पर यही मैंने देखा कि लास्ट मिनट पर मैंने दुर्गा माँ याद नहीं करी। अच्छा। मैंने भी अनफॉर्चुनेटली जो उस समय अच्छी से अच्छी गाली बढ़ चढ़ के दुश्मनों गाली के लिए की, वही की। और वो उस पर बड़े अच्छा काम होता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि उस समय एथिक्स याद नहीं रहती। जैसे ही कोई बोलता साहब इत्थे भी छुपया हैगा, दे दी, तो बस फिर वो अपने आप हो जाती है। That is unfortunate, मतलब there's a confession, but let me tell you, I'm not, लेकिन ये लोगों के लिए नहीं बात है। अब लोग, मैंने इसीलिए बोला, आपने पहली बार जिंदगी में किसी ने पूछा है मुझसे, तो इसलिए मेरे मुंह से निकल गई है बात कि इसका मुझे कभी दुख भी नहीं हुआ। हाँ। मैं अपने घर में, अपने सोसाइटी में, अपने लोगों के बीच में बड़ा फेमस माना जाता हूँ कि मैं सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, बट मुझे आज जिम्मेदारी से प्राइड है कि उस समय हमने करी, दुश्मन के लिए। और वो बहुत अच्छी काम आई मेरे लिए भी। फिर मेरे को भी कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं मारने नहीं जा रहा हूँ, मैं इसकी वो करने जा रहा हूँ। ये जो वो वाली बात आती है ना, जो उस समय बोली जाती है, वो माहौल में बड़ी सूट करती है। आई एम टेलिंग यू। कई बार तो मेरे जवानों ने बाद में भी बोला, साहब आप तो गालियों में पीएचडी कर रखे हो। हालांकि ऐसा, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी गाली देते नहीं सुना था। बोले साहब हुआ क्या? लेकिन साहब कुछ भी कहो, मजा आया। जब हम रेजिमेंट में इकट्ठे हो रहे होते हैं जाने के लिए कहीं पर भी, तो उस समय तो बड़ी फॉर्मली होती है, दुर्गे माता की जय, की जय, की जय, करनी माता की जय, की जय, की जय। इसमें कोई डाउट नहीं है। एज यू क्लोज इन, यू स्टार्ट लीविंग द एथिक्स ऑफ वर्ड्स। शब्दों की गरिमा 100% नहीं रखी जाती। अच्छा, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बिल्कुल एकदम जो आपको अनबिलीवेबल लगा हो? जैसे कई हम सुनते हैं, एक फौजी हैं जिनकी आत्मा आज भी आती है, उनको मीटिंग्स में उनके लिए चेयर भी छोड़ी जाती है। ये देख लो, ये होता है वहाँ पर, रोंगटे खड़े हो जाते हैं आज भी ये सोचकर कि वहाँ हो क्या रहा है। ओके। ग्लेशियर में भी हमारे पास ऐसी कुछ जगहें हैं। ये सच है? मतलब हमारे पास तवांग में भी कुछ ऐसी जगहें हैं। हर उस बॉर्डर पे जहाँ एक्चुअल फाइट हुई है और हमने लोगों को लूज किया है, उन सब जगहों पर एक, हालांकि मैं इस चीज़ में बिलीव पर्सनली नहीं करता था, बट वहाँ जाने के बाद लगा कि भाई साहब ये पूरी की पूरी जो डिफेंसिव एरिया है उसको कौन गार्ड कर रहा है। तो ये हमें चाइनीज़ और पाकिस्तानीज जो कैप्चर करे जाते थे उनसे कहा, सुना, और उसके बाद एक्सपीरियंस किया। उन्होंने क्या कहा कि साहब यहाँ पर एक वो बंदा घूम रहा होता है आपको, सुपरनैचुरल पावर्स। बोले साहब वो इधर से, और बोले अच्छा भाई, तो मैं एक बढ़िया बात बताता हूँ। 71 की वॉर में तवी ब्रिज है जम्मू में, जिसको तोड़ना पाकिस्तान की टॉप प्रायोरिटी थी। तो उनके जो पायलट गिरे 2-4, जब उनको पकड़ा गया, उन्होंने भी ये बात बोली, क्या बताया कि साहब जब हम तवी ब्रिज हमें दिख जाता है, तो तवी ब्रिज जैसे ही दिखता है तो हम उसकी तरफ डाइव करते हैं, क्योंकि मैंने बॉम्ब उसके ऊपर डालने हैं। तो जब डाइव करना शुरू करते हैं तो वहाँ एकदम से क्लाउड्स आ जाते हैं, और उस क्लाउड के बीच में कोई एक लड़की है जिसकी की पल्ला जो है वो पीछे को लंबा सा होता है। ओके। तो वो चलना शुरू हो जाती है सामने जहाज के, और सर जैसे ही वो हमारे जहाज की तरफ देखती है, हमारा जहाज कंट्रोल खो बैठता है। ओह माय गॉड। ये मैंने नहीं कहा, पाकिस्तानी ने कहा, और एक ने नहीं कहा। और वो एम नहीं कर पाते? नहीं, वो जहाज डगाडोल हो जाता दे कंट्रोल, और उसमें गिर गया। तभी तो वो इजेक्ट कर गया, तभी तो वो जिंदा था, तभी तो वो बोल पाया। अब ऐसे ही जो हमारा तवांग वाला बॉर्डर है, उसमें भी जो चूजे जीजी और जो दूसरे ग्रेजिंग ग्राउंड है, इन सब में ऐसा समझा जाता है, हम तो नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा बोला गया है, गडरियों ने बोला है, हमारे कुछ लोग जब रात को बाई चांस निकले हैं कि सर कोई बंदा घूम रहा होता है। और वो घूम कैसे रहा होता है, रात में तो दिखेगा नहीं, तो सर उसके हाथ में एक लालटेन भी होती है। ओह माय गॉड। एंड वो इस पूरे के पूरे पोस्ट को गार्ड कर रहा है, और आज तक उस पोस्ट के ऊपर अटैक नहीं हो पाया। उसकी वजह से? अब किसकी वजह से
वो तो चाइनीज़ और पाकिस्तानियों को पूछो कि वो अटैक नहीं कर पाते, कोई ना कोई। लेकिन मेरा अगर मैं अपना एक्सपीरियंस कहूँ तो मैं इस पर बिलीव नहीं करता था, बट जैसी अगर बात ऐसा कुछ है। जब देखी कि यार कुछ हरकत है, अब हो सकता है ये मेरा इल्यूशन होगा कि ये आदमी है, औरत है, क्या है, लेकिन बाकी लोग भी ये लेकिन कहते हैं। कुछ तो चल रहा है यहाँ। ये तो आप देख पाते हो कि अच्छा, महसूस होता है ऐसा? वो नहीं दिखता है, महसूस नहीं होता है, दिखता है। ओह, तभी तो मैंने बोला कि हो सकता है मेरे को महसूस हो रहा हो कि ये कोई ऐसी मेरी वाइल्ड इमेजिनेशन है, हाँ। लेकिन उस वाइल्ड इमेजिनेशन में एक लालटेन क्यों दिख रही है? भाई लालटेन दिख, तभी तो पता चल रहा है कि कोई यहाँ से चला और वहां तक। रात में मुझे क्या पता कौन कहाँ से कहाँ चला। तो जैसे ही लालटेन दिखती है तो कुछ एक धुंधली सी चीज दिखती है। आज भी ग्लेशियर चढ़ने वाला आदमी बिना बाबा जी को सलूट करे जाएगा ही नहीं, बाबा जी। क्योंकि ऐसा बिलीफ है कि वो बाबा जी, वो जो हमारा एक फौजी, भाई द वे आपको बताऊं, वो कौन सी रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, बदलू राम, आपने ये नहीं सुना होगा, अरे बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज भी बदलू राम के नाम का राशन कुमाऊं रेजिमेंट ड्रॉ करती है ऑफिशियली, एक आदमी का एक्स्ट्रा राशन, वो नहीं कि भाई बदलू राम हमारी पोस्ट की हिफाजत कर रहा है, ये राशन वहां जाएगा। और वो शहीद हो चुके हैं। वो कब के, लेकिन उस जगह पर आज भी बदलू राम दिखाई देते हैं। मतलब सबको दिखाई देता है। ये वो वहां से हमारा जज्बा पैदा होता है कि यस, एक फौजी अगर जीते मैं जी चला भी गया, एक फौजी जीते जी भी देश की रक्षा कर रहा है, मर और के। उसके बाद भी और मर के इतनी ज्यादा कर रहा है कि वहां उस प्लाटून में मेरे 25 आदमी लगने थे, वो अकेला चल रहा है। उस अकेले आदमी के चलने, मतलब रोजाना बदलू राम का खाना बनता है, सर्व होता है उसके मंदिर में, और उसके ऊपर कुमाऊं रेजिमेंट का अपना गाना भी है। इसीलिए ऐसे ही हमारा जो बाकी रेजिमेंट्स हैं, वो अगर ग्लेशियर चढ़ रहे हो, सलूट करके जाओगे, हिफाजत से वापस आओगे। कई 2-4 केसेस ऐसे हुए उन दिनों में कि बंदा वापस नहीं आया, क्योंकि उसमें इस बात का विश्वास नहीं था। तो वहां से विश्वास एक बड़ा पैदा होता है कि यार हमारा सैनिक था, हमारा बंदा था, अगर इसे मैं सलूट कर कर जा रहा हूं, और ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा अफसर था, लेकिन हर बड़ा अफसर उसको सलूट पक्का करके जाएगा, बिना सलूट के नहीं जाएगा। हमारे यहाँ इस बात में हमें कोई ऐसा शर्मिंदगी नहीं है, हमें इस बात का फक्र है कि हम इस बात को मानते हैं कि चाहे वो बदलू राम था, चाहे जोगिंदर था, चाहे वो करनैल सिंह था, ये सब आज भी हमारे पोस्ट को गार्ड कर रहे हैं। कर्नल शरण, बहुत बहुत शुक्रिया, आप पॉडकास्ट पे आए और इतनी अच्छी जानकारी दर्शकों को दी। थैंक यू वेरी मच। आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी, देश के साथ इंटरेक्ट करने की दी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर, जय हिंद। इसी के साथ आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, नए गेस्ट से करेंगे चर्चा। तब तक के लिए नमस्कार एंड कीप वॉचिंग द गायत्री शर्मा पॉडकास्ट।